हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैन एडुटेक। आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो हमारा चल रहा था, इसमें आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है आपका फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। पहला है आपका अकाउंटिंग का क्या कार्य है, इसके बारे में हम पॉइंट वाइज बात करेंगे। फिर एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने का क्या लाभ है, इसके बारे में हम पॉइंट वाइज बात करेंगे। फिर लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्या लिमिटेशन है, किस सीमा तक अकाउंटिंग काम करता है, यानी क्या डिमेरिट है आप कह सकते हो अकाउंटिंग का, इसके बारे में हम पॉइंट वाइज बात करेंगे। और फिर टाइप्स और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग का कितना टाइप होता है, कितने टाइप का बिजनेस में अकाउंटिंग होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा लास्ट वीडियो के बारे में बात करेंगे आपसे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बताया था। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से लेकर के रिजल्ट आउट करने तक का काम करेगा। मतलब वो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को भी बताएगा, प्रॉफिट एंड लॉस को भी बताएगा, साथ ही साथ वो रिजल्ट को एनालाइज एंड इंटरप्रेट करेगा और फिर उसे कम्युनिकेट कर देगा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बीच में। ये मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग मैंने आपको बताया कि क्या डेफिनेशन है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हमने बात किया। आज शुरुआत करेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग से। तो कहीं आपको जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक या ऑब्जेक्टिव, कहीं ना कहीं वो सिमिलर लगेगा आपको। फंक्शन के बारे में बात करें या एडवांटेज के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है ऑब्जेक्टिव, आपका कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शंस और एडवांटेज में, तो वो आपको दिखाई देगा यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं कि अकाउंटिंग का क्या कार्य है। सबसे पहला क्या कार्य है, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है उसका कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कौन रखता है, अकाउंटिंग रखता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड से क्या है, देखिए मैंने आपको प्रोसेस में ही बताया था कि जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करते हो जर्नल एंट्री बना करके, फिर आप जर्नल से उसे लेज़र में पोस्ट करते हो। उस लेज़र की सहायता से आप बनाते हो ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की मदद से हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता करते हैं और बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता करते हैं। तो ये सारा जो काम है वो कौन करता है, अकाउंटिंग करता है। तो इसीलिए कहता है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कौन रखता है, तो ये अकाउंटिंग रखता है। तो पहला फंक्शन, पहला कार्य क्या है अकाउंटिंग का, कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। दूसरा, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज। यहाँ पर क्या करता है, जो रिजल्ट आउट हुआ है, जो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, आया है, और जो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में वेरियस पार्टीज को बताता है। यहाँ पर वेरियस पार्टीज का मतलब हो गया यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। कौन होते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर में ऑनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज एंड वर्कर, ये आपका इंटरनल यूजर है। और एक्सटर्नल यूजर में हो गए बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, आपका इन्वेस्टर हो गया, क्रेडिटर हो गया, टैक्स अथॉरिटी हो गया। तो ये सब कुछ आपका एक्सटर्नल यूजर है। अब जो भी रिजल्ट आउट हुआ है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस आया है, जो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन आया है, इसको छुपा के नहीं रखना है बल्कि कम्युनिकेट कर देना है, बता देना है किसको, तो फाइनेंशियल रिजल्ट को, यानी प्रॉफिट एंड लॉस को और फाइनेंशियल पोजीशन को किसको, तो वेरियस पार्टीज मतलब यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को बता देना है। क्यों बताना है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग जो है, इसलिए बताना है ताकि वो बिजनेस में क्या चल रहा है वो पता कर सके। अब जैसे मान लो हम बात करें यहाँ पर पार्टीज में, एक्सटर्नल यूजर्स की बात करें, इन्वेस्टर आपकी कंपनी में या आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है पैसा। तो क्यों वो इन्वेस्ट करेगा आपके बिजनेस में पैसा, जाहिर सी बात है जब तक उसको बिजनेस के बारे में पता नहीं चलेगा कि बिजनेस का क्या प्रॉफिट है या बिजनेस का क्या लॉस है, तब तक वो इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट नहीं करेगा आपके बिजनेस में। तो उसको इन्फॉर्मेशन देना होगा, क्या इन्फॉर्मेशन देना होगा, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का, फाइनेंशियल पोजीशन का। जब वो इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगा और उसको लगेगा कि हाँ बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छा है, तो वो इन्वेस्ट करने को तैयार होगा। तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल रिजल्ट को
कम्युनिकेट कर देता है वेरियस पार्टी में ताकि वो करेक्ट डिसीजन ले सके। इसीलिए यहाँ पर अकाउंटिंग का काम क्या है? कम्युनिकेट कर देना फाइनेंशियल रिजल्ट को वेरियस पार्टीज के बीच में। क्लियर है? इसके बाद लिखता है प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। जाहिर सी बात है कि अकाउंटिंग जो है वो कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रख रहा है, सब कुछ एकदम विधिवत तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, सिद्धांत को फॉलो करते हुए सारा रिकॉर्डिंग, सारा ये आपका जो रिकॉर्डिंग है वो मेंटेन कर रहा है, सब कुछ हिसाब किताब बढ़िया तरीके से बना रहा है। तो जाहिर सी बात है कोई भी एसेट जो है उसका भी रिकॉर्ड प्रॉपरली रख रहा है। जैसे बिजनेस में कितना कैश है, कितना बिजनेस का पैसा बैंक में है, कितना एसेट है बिजनेस का, ये सब कुछ कंप्लीट तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग जो है वो एसेट को प्रोटेक्ट कर रहा है, एसेट को बचा रहा है, ये दिखा रहा है अकाउंटिंग कि हाँ एसेट अभी इतने का है, मतलब कोई भी इसमें फ्रॉड नहीं हो सकता। तो एक तरीके से अकाउंटिंग क्या करता है? कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है बिजनेस ट्रांजैक्शन का, इसीलिए वो बिजनेस के एसेट को प्रोटेक्ट भी करता है। आगे प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस का मतलब हो गया यहाँ पर सहायता प्रदान करना। जाहिर सी बात है जो अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट को सहायता प्रदान कर रहा है। अच्छा, मैनेजमेंट को बिजनेस को चलाने के लिए, स्मूथ फ्लो को बनाए रखने के लिए मैनेजमेंट को सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए बिजनेस से रिलेटेड। क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए मैनेजमेंट को? बिजनेस का क्या प्रॉफिट है, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सब कुछ सारी जानकारी जब मैनेजमेंट को मिलेगा तो वो स्मूथ फ्लो बिजनेस का बनाए रख सकता है। मैनेजमेंट ये तय कर सकता है कि आगे क्या प्लान करना है, कौन सा डिसीजन लेना है। तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस का, फाइनेंशियल पोजीशन का कौन देगा? अकाउंटिंग देगा मैनेजमेंट को, ताकि वो बिजनेस के स्मूथ फ्लो को बनाए रख सकता है, बिजनेस में करेक्ट डिसीजन ले सकता है। तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग जो है वो असिस्टेंस मतलब कि सहायता प्रदान कर रहा है मैनेजमेंट को। क्लियर है? इसके बाद है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटिंग का काम क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करना। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है। अगर हम आपके कॉलेज की बात करें तो इसमें भी बहुत सारा डिपार्टमेंट हो सकता है। जैसे आपका कॉमर्स डिपार्टमेंट है, साइंस डिपार्टमेंट है, आर्ट्स डिपार्टमेंट है। अब इसके ऑनर को या कह सकते हो प्रिंसिपल को क्या चाहिए? जो प्रिंसिपल हैं, जो आपके प्रधानाचार्य हैं, उनको क्या चाहिए कि सिर्फ साइंस वाले अच्छा करें, सिर्फ साइंस डिपार्टमेंट अच्छा करे, कॉमर्स डिपार्टमेंट अच्छा रिजल्ट ना करे, या कॉमर्स डिपार्टमेंट अच्छा करे साइंस ना करे, या आर्ट्स अच्छा करे साइंस कॉमर्स ना करे। वो क्या चाहेंगे? वो चाहेंगे कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी डिपार्टमेंट है वो सब कोई अच्छा करे और ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट अच्छा हो। तो यहाँ पर जो है आपका अकाउंटिंग वो क्या करता है? सारे डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करता है। जितना भी डिपार्टमेंट है, आप भी अच्छे से काम करो, आप भी अच्छे से काम करो, आप भी अच्छे से काम करो। तो जितना डिपार्टमेंट है सब अच्छे से काम करेगा, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फिक्स होगी तो इससे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऊपर की ओर जाएगा, वो बढ़ेगा, उसका फायदा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर अकाउंटिंग जो है वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स। जाहिर सी बात है अभी हम लगातार पढ़ रहे हैं कि कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखता है। अगर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, कंप्लीट रिकॉर्ड है, कुछ किसी भी चीज़ को छोड़ता नहीं है, अकाउंटिंग सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, तो जाहिर सी बात है कोई भी एरर होगा या कोई भी फ्रॉड होगा तो वो पकड़ा जाएगा और उसका प्रिवेंशन किया जा सकता है, उसका रोकथाम किया जा सकता है। तो कोई भी एरर एंड फ्रॉड होता है वो अकाउंटेंसी उसको डिडक्ट कर लेगा, पकड़ लेगा और उसका रोकथाम करेगा। तो ये सारा कुछ जो है वो अकाउंटिंग का कार्य है। ये सब कुछ कार्य करता है अकाउंटिंग और हमारी मदद करता है, बिजनेस की मदद करता है। इसके बाद है आपका एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या लाभ है अकाउंटिंग करने का? सबसे पहले प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। वही बात रिपीट दोबारा, क्या करता है अकाउंटिंग? कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखता है। तो ये फायदा है, अगर कोई भी चीज़ छोड़ता नहीं है, अकाउंटिंग कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखता है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमको चाहिए बिजनेस से रिलेटेड तो हम फटाफट अकाउंटिंग को देखेंगे और हमें सारा इंफॉर्मेशन बिजनेस से रिलेटेड मिल जाएगा। तो ये एक फ़ायदा है कि हम बिजनेस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अकाउंटिंग से। तो ये एक एडवांटेज है अकाउंटिंग का, क्या? प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। इसके बाद है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस।
अभी फिर से हमने बात किया कि हेल्पफुल है मैनेजमेंट का। अकाउंटिंग ही मैनेजमेंट को सारा इन्फॉर्मेशन देता है और तब जाकर के मैनेजमेंट जो है वो करेक्ट डिसीजन लेता है, फ्यूचर प्लान कर सकता है आपका बिजनेस के लिए। तो अकाउंटिंग क्या करता है, हेल्पफुल है मैनेजमेंट के लिए, ताकि वो सारा इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग से ले सके मैनेजमेंट और बिजनेस के स्मूथ फ्लो को बनाए रखे। आगे, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। जाहिर सी बात है, अकाउंटिंग हम क्यों कर रहे हैं, सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए नहीं। एक बिजनेसमैन को चाहिए कि हम सारा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखें, सारा रिकॉर्ड को मेंटेन करें, लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के साथ साथ हमको साल के अंत में रिजल्ट भी चाहिए कि हमारा बिजनेस क्या प्रॉफिट किया है या क्या लॉस हुआ है हमारे बिजनेस में, हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सब कुछ अकाउंटिंग को चाहिए। तो अकाउंटिंग को एक सब कुछ बिजनेसमैन को चाहिए, बिजनेस को चाहिए। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन यानी प्रॉफिट का इन्फॉर्मेशन या लॉस का इन्फॉर्मेशन कौन देगा, आपका अकाउंटिंग देगा। इसीलिए ये एक एडवांटेज है अकाउंटिंग का। जैसे बच्चे आपका रिजल्ट होता है, तो ऐसा नहीं कि आप साल भर पढ़ाई करते हो और आपको अपने एग्जामिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। एग्जामिनेशन से तो लेना देना है। एग्जामिनेशन से क्यों लेना देना है, ताकि आप पता कर सको कि साल भर आपने क्या पढ़ाई किया। उसी तरीके से आपका यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का भी पता होना ज़रूरी है, जो कि पता करके कौन देगा, यहाँ पर पता करके वो देगा आपका अकाउंटिंग। इसीलिए अकाउंटिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखता है बिजनेस के ट्रांजैक्शन का। इसके बाद आपका क्या है देखते हैं, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि बिजनेस का कितना एसेट है, क्या लायबिलिटी है, ये सब कुछ पता करना। अकाउंटिंग आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में भी बताएगा कि बिजनेस का क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, और साथ ही फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में ही बताएगा। क्या बना करके, तो बैलेंस शीट बना करके आपको ये बताएगा कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब बिजनेस में कितना एसेट है, क्या बिजनेस का लायबिलिटी है, ये सब कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग देगा। तो ये अकाउंटिंग का एडवांटेज है, लाभ है, फायदा है। आगे लगता है एविडेंस इन लीगल मैटर। अब कोई भी लीगल मैटर हो जाता है, कोई भी कोर्ट केस होता है बिजनेस के ऊपर, तो आप अकाउंटिंग को वहाँ पर एज अ एविडेंस, एज अ सबूत आप उसको पेश कर सकते हो और वो कोर्ट के द्वारा मान्य होगा। क्योंकि जो आप अकाउंटिंग कर रहे हो वो बेस्ड है अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन पे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे, सिद्धांत पे बेस्ड है। तो अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो, ट्रांजैक्शन का कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रख रहे हो अकाउंटिंग में, तो जाहिर सी बात है अगर कोई कोर्ट का कोई मामला होता है तो आप एविडेंस के तौर पे भी, सबूत के तौर पे भी अकाउंटिंग को सामने रख सकते हो और कह सकते हो कि हमने जो किया वो बिल्कुल सही किया, और कोर्ट के द्वारा वो मान्य भी होगा। तो ये सारा एडवांटेज है आपका अकाउंटिंग का। इसके बाद हम आते हैं लिमिटेशन, क्या सीमा है, क्या कमी है अकाउंटिंग में, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला आपका इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट जो होता है इसके द्वारा भी अकाउंटिंग जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का बहुत सारा मेथड होता है। सबसे पहले हम आपको डेप्रिसिएशन के बारे में बताते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। देखिए, कोई भी जो फिक्स्ड एसेट होता है, फिक्स एसेट वो एसेट जिसकी मदद से हम बिज़नेस को चलाते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, आपका मोटर व्हीकल हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब कुछ एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी है, तो ये सब बिज़नेस का एसेट है। और ये सब कुछ डेप्रिसिएट होता है, मतलब समय के साथ इसका वैल्यू कम होता जाता है। जैसे मान लो आपने एक बाइसाइकिल खरीदा, तो बाइसाइकिल 2000 रुपये में खरीदा आपने, अब 2 साल के बाद भी इसका कीमत 2000 नहीं रह जाएगा। 2000 में खरीदा तो हो सकता है कि 2 साल के बाद इसका कीमत मात्र 1500 रुपये है, तो 500 रुपये से डेप्रिसिएट कर गया आपका बाइसाइकिल। तो जो डेप्रिसिएशन है उसको कैलकुलेट करने का यहाँ पर बहुत सारा मेथड दिया गया है आपका अकाउंटिंग में। कौन कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है, मशीन आवर रेट मेथड है, एन्युटी मेथड है। तो बहुत सारा डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का मेथड दिया गया है आपका अकाउंटिंग में। और इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट का मतलब कि आपने किसी एक मेथड को अगर पिक किया, चुना, और उसकी सहायता से आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो अपने एसेट का, तो एक मेथड से अलग रिजल्ट आएगा, दूसरे मेथड से अलग रिजल्ट आएगा, तीसरे मेथड से अलग रिजल्ट आएगा। तो अलग अलग मेथड का अलग अलग यहाँ पे रिजल्ट होता है। और यहाँ पर अगर आप कोई एक मेथड अभी चुनते हो, बाद में कोई दूसरे मेथड को चुनते हो, तो इस तरीके से अगर आप मेथड चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो अकाउंटिंग है वो प्रभावित होगा।
इसीलिए कहता है यहाँ पर इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट का मतलब हो गया, अगर आप कोई पर्सनल जजमेंट लेते हो रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन तो वो उससे भी अकाउंटिंग क्या होगा, प्रभावित होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड से चुनोगे तो अलग रिजल्ट लाएगा, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से अलग रिजल्ट लाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ सारा जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है किसको, अकाउंटिंग को। तो पहला लिमिटेशन। दूसरा है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। अकाउंटिंग जो है वेरियस अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन पर बेस्ड है। अकाउंटिंग कंसेप्ट बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सिद्धांत जिसकी मदद से आप अकाउंटिंग करोगे। तो एक कंसेप्ट जो है इसमें आपका होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट में क्या है कि मान लो आपने एक बिल्डिंग 1 लाख रुपए में परचेस किया, ठीक है, 1 लाख में आपने एक बिल्डिंग परचेस किया। अब बिल्डिंग समय के साथ क्या करेगा, डेप्रिसिएट करेगा। हो सकता है कि इसका मार्केट वैल्यू, आपने परचेस किया मतलब बिजनेस ने 1 लाख में परचेस किया, हो सकता है इसका मार्केट वैल्यू जो हो गया हो 12 लाख रुपए, या हो सकता है इसका मार्केट वैल्यू हो गया हो 9 लाख रुपए, ठीक है। मार्केट वैल्यू 12 लाख भी हो सकता है, 9 लाख से भी हो सकता है। तो मान लो 1 लाख का जो एसेट है वो बिल्डिंग आपका 12 लाख रुपए का हो गया, मार्केट में इसका वैल्यू 12 लाख है। अभी अगर आप बिल्डिंग 1 लाख का खरीदे हो और 1 लाख हम बोल दिए, आप 10 लाख यहाँ पर मान के चलो, तो 12 लाख अच्छा लगेगा सुनने में। 10 लाख में खरीदो, 1 लाख का कौन सा बिल्डिंग होता है, फ्लैट तो मिलता है नहीं आजकल, है ना। 10 लाख का बिल्डिंग था, अब 10 लाख का 12 लाख हो गया, या हो सकता है उसका 9 लाख हो जाए कीमत। तो 10 लाख का अगर 12 लाख यहाँ पर कीमत हो गया, तो मार्केट में अगर 10 लाख का जो आपने परचेस किया था वो बेचोगे तो 12 लाख मिलेगा, लेकिन अकाउंटिंग जो वो कितने पे रिकॉर्ड करेगा, जो जितने में आपने खरीदा है या जो एसेट का कॉस्ट है उतने ही पे रिकॉर्ड करेगा। आप 10 लाख में खरीदे हो, अकाउंटिंग 10 लाख रुपए का ही होगा, मतलब 10 लाख से ही एसेट बिल्डिंग जो है वो रिकॉर्ड होगा, भले ही इसका मार्केट वैल्यू 12 लाख है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये डिमेरिट है। क्यों डिमेरिट है, भाई मेरा बिल्डिंग का कीमत 12 लाख है, मार्केट में वो 12 लाख में बिकने को तैयार है, लेकिन अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड कर रहा है वो 10 लाख पर, और जो डेप्रिसिएशन माइनस होगा वो 10 लाख पर ही डेप्रिसिएशन इस पर माइनस होगा। मतलब जो एसेट का वैल्यू कम होगा वो 10 लाख पे हम करेंगे, ना कि 12 लाख पे या 9 लाख पे। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पे बेस्ड है अकाउंटिंग, जितने में खरीदे हैं उतने ही में इसका वैल्यू, भले ही मार्केट में जो भी है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग का। 12 लाख होते हुए भी बैलेंस शीट में एसेट में हमको कितना दिखेगा, मशीनरी बिल्डिंग आपका मात्र 10 लाख का दिखेगा। तो कहीं ना कहीं गलत फिगर दिखा रहा है, लेकिन फिर भी हमको ये चीज़ मानना होगा, क्योंकि अकाउंटिंग जो है वेरियस अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन पे बेस्ड है आपका। इसके बाद क्या है, रिकॉर्डिंग ओनली मॉनेटरी आइटम्स। यहाँ पर अकाउंटिंग जो है सिर्फ क्या करता है, मॉनेटरी आइटम को रिकॉर्ड करता है, मतलब जो पैसे में हो सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करता है, अदरवाइज किसी भी चीज़ को अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करेगा। कहने का क्या मतलब है, जैसे आपने फर्नीचर खरीदा, डेटर है आपका, बिल्डिंग है, मशीनरी है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन उसका वैल्यू मनी में नहीं है तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। अब मॉनेटरी आइटम कहने का मतलब यहाँ पे है कि मान लीजिए आपके कॉलेज में या स्कूल में एक टीचर हैं, और वो टीचर आपको पढ़ाते हैं, सपोज दैट अकाउंट्स ही पढ़ाते हैं, और वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि उससे पूरे कॉलेज का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। अकाउंटेंसी में हमेशा जो बच्चे हैं वो काफ़ी उत्साहित रहते हैं, अच्छा रिजल्ट करते हैं, लेकिन उनका रिटायरमेंट होने वाला है। अब वो रिटायर होकर के चले जाएंगे कॉलेज से या स्कूल से, वो निकल जाएंगे, तो वो जो उनकी निष्ठा, जो उनकी ईमानदारी थी, उसका क्या वैल्यू है, क्या 10,000, क्या 5,000, क्या 1 लाख, उसको तो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। उनकी ईमानदारी से जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या जो इंस्टीट्यूशन को फ़ायदा होता था, उसको आप मॉनेटरी वैल्यू में, पैसे में कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये एक लिमिटेशन है। एक एम्प्लॉइज़ जो बहुत अच्छा काम करता है और बहुत ईमानदारी से काम करने की वजह से फर्म एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता है, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता है,
लेकिन उसकी ईमानदारी को कितने से नापोगे आप? क्या अकाउंटिंग बता सकता है कि वो 10,000 से ईमानदार है या वो 20,000 से ईमानदार है या उनकी ईमानदारी का कीमत 50,000 है? ये नहीं बता सकता। इसीलिए ये लिमिटेशन है अकाउंटिंग के बीच में। क्या? तो रिकॉर्डिंग ओनली मॉनेटरी आइटम, सिर्फ पैसे के आइटम रिकॉर्ड करता है, अदरवाइज वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करता है। मतलब पैसे के आइटम में रिकॉर्ड करेगा, अदरवाइज अगर वो मनी में वैल्यू गिवन नहीं होगा तो वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करेगा। अभी मैंने पढ़ा बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अकाउंटिंग जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होता है, 10 लाख का बिल्डिंग है तो 10 लाख पे ही अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेगा, भले इसका 12 लाख कीमत है या फिर इसका 15 लाख कीमत है या 20 लाख कीमत हो गया है, इससे कोई मतलब नहीं है। अकाउंटिंग 10 लाख पे दिखेगा, यानी 10,000 पे बिल्डिंग 10 लाख पे बिल्डिंग आपका दिखेगा, ना कि 12 लाख, 15 लाख या 16 लाख। तो अगर कोई देखेगा, बोलेगा कि बैलेंस शीट दिखाइए तो आपका बिल्डिंग का क्या एसेट या एसेट का क्या कीमत है, कोई अगर कहता है, कोई भी पार्टी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, तो बोलेगा अच्छा 10 लाख कीमत है आपका, बहुत कम है, बहुत कम का बिल्डिंग है, जबकि एक्चुअली में हो सकता है कि मार्केट वैल्यू 20 लाख भी हो। तो ये एक कमी है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि जितने पे एसेट आप परचेज किए हो, यानी 10 लाख पे अकाउंटिंग उतने ही रिकॉर्ड करेगा, भले ही मार्केट वैल्यू कुछ भी हो। तो ये एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग का। इसके बाद है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब है? यहाँ पे अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर देना। अगर हम कम ताकतवर हैं तो अपने आप को ताकतवर दिखाना। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनके पास उतना ताकत नहीं है, फिर भी वो एकदम ऐसे करके चलेंगे रोड पर, जैसे लगेगा कि वो मारेंगे तो आप मर ही जाओगे है ना। तो लोग अपने आप को शो ऑफ करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। बिजनेस भी अपने आप को दिखाना चाहता है। अब दिखाना क्यों चाहता है? क्योंकि अगर वो दिखा नहीं पाएगा, अगर वो ये मार्केट में नहीं दिखा पाएगा कि हम भी कुछ हैं, तो उसका बिजनेस चलेगा नहीं और वो मार्केट से आउट हो जाएगा। इसीलिए हर बिजनेस ये चाहता है कि हम क्या करें, अपने आप को ताकतवर साबित कर दें। तो यहाँ पर है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। जैसे मान लो कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई स्कूल है या कॉलेज है, तो सबसे पहले आप कॉलेज के बारे में पता करोगे, प्रोस्पेक्टस वगैरह उसका पढ़ोगे नेट पर या वहाँ जा करके पता करोगे, तो एक प्रोस्पेक्टस आपके हाथ में दे देगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ है इस कॉलेज में या इस स्कूल में। तो सब कुछ डिटेल में उसमें लिखा रहेगा कि हाँ, इसमें 1000 या 100 कंप्यूटर है इस कॉलेज में, यहाँ पर आपको हॉर्स राइडिंग की फैसिलिटी है, स्विमिंग पूल की फैसिलिटी है, बेस्ट टीचर है यहाँ पर, और ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। आप खुश हो जाओगे कि ये सारा फैसिलिटी है, अब हम उसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे। आप जा कर के एडमिशन ले लेते हो और पता चलता है कि ठीक है, आप लैब में गए, कंप्यूटर है वहाँ पर, बोला गया था प्रोस्पेक्टस में 100 कंप्यूटर है, 100 कंप्यूटर हैं, लेकिन 95 खराब है। तो जानबूझ के अपने आप को ताकतवर साबित करने की कोशिश किया कि आप वहाँ पर एडमिशन आकर के लो और फंस जाओ। इसके बाद स्विमिंग पूल की फैसिलिटी है, स्विमिंग पूल के नाम पे गड्ढा खुदा हुआ है, बहुत सारा जो एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बताया गया था, बेस्ट क्वालिटी टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं यहाँ पर, नाम के 2-4 टीचर हैं वहाँ पे। तो इस तरीके का जानबूझ करके रिप्रेजेंट किया जाता है कि हम ताकतवर साबित हो जाएं, हम अच्छा साबित हो जाएं, ताकि हमारे यहाँ लोग आएँ, हमें पूछें और हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करें, अगर हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं तो यही कहते हैं हम विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर देना और मैनिपुलेट करके अपने आप को ताकतवर साबित करके दिखाना। भले ही ताकतवर हो या ना हो, लेकिन ताकतवर दिखाने की कोशिश करना, ताकि हमारा बिजनेस कमज़ोर ना पड़ जाए और हमारा प्रोडक्ट धड़ल्ले से बिकते रहे। अगर हम कमज़ोर भी हैं फिर भी कमज़ोर दिखना नहीं है। तो ये चीज़ आपका है कि बिज़नेस भले ही कमज़ोर हो, वो विंडो ड्रेसिंग का सहारा लेता है, अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर देता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। तो जो अकाउंट्स में मैनिपुलेशन है उसी को यहाँ पे हम विंडो ड्रेसिंग कहते हैं, जो कि एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग का। क्लियर है बात? इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग अगर आप नोट्स में देखोगे तो सबसे पहले आपका दिया है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग और उसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग दिया है। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हम आपको बाद में बताएंगे, पहले टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग बताते हैं। देखिए, जो बिजनेस में है वो 3 टाइप के अकाउंटिंग जो है, उसमें अकाउंट को 3 भागों में बांटा गया है अकाउंटिंग को। पहला है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये 3 टाइप का अकाउंटिंग होता है, जिसमें से हम क्लास 11-12 में जो पढ़ेंगे वो है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग? अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है।
मतलब चीज़ों को रिकॉर्ड करना और उससे रिजल्ट आउट करना, मतलब बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता करना, फाइनेंशियल पोजीशन का पता करना, ये सब कुछ काम है आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पूछोगे कि बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो ये आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताएगा। ये सारा कंप्लीट प्रोसेस करके आपको देगा, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस भी बताएगा, फाइनेंशियल पोजीशन भी बताएगा। लेकिन अगर आप पूछोगे कि हम अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को कैसे कम करें, मतलब लागत को कैसे कम करें, अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पूछते हो तो वो नहीं बताएगा। वो बोलेगा कि हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन को बताएंगे। अगर आपको लागत के बारे में जानना है, लागत को कम करना है, कॉस्ट को कम करना है, तो आप चले जाइए कॉस्ट अकाउंटिंग के पास। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बताएगा कि आप अपने प्रोडक्ट की लागत को यानी कॉस्ट को किस तरीके से कम कर सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे बात समझते हैं। चाइना से हमारा हमेशा कंपटीशन बहुत टफ होता है। कोविड-19 में आपने देखा कि जितना भी प्रोडक्ट था, मास्क था, वेंटिलेटर था, ये सब कुछ चाइना धड़ल्ले से बेच रहा है सारे देश को, और बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन दे रहा है सारे चीज़ में। हो सकता है वो पहले से तैयारी करके बैठा हो कोविड-19 के लिए, मे बी पॉसिबल। तो हम जो भी कंपेयर कर रहे हैं अभी, उसको चाइना से कंपेयर करके बताते हैं। थोड़ा सा हम आते हैं दीपावली या दुर्गा पूजा के पर्व के त्यौहार के अवसर पे। क्या करता है चाइना, क्या करता है, जो आपका लाइट वगैरह है वो बहुत सस्ते में बेचता है। अब मान लो कि चाइना की अगर हम बात करें तो ये जो सिरिंज बल्ब वगैरह होता है उसको बनाता है 60 रुपये में, यानी कॉस्ट जो है उसको 60 रुपये में बनाता है, और मान लो बेचता है उसको 80 रुपये में। कॉस्ट बनाने में कितना पड़ा चाइना को? 60 रुपये। मार्केट में 20 रुपये प्रॉफिट पे बेचेगा तो सेल करेगा 80 रुपये में। अब इंडिया वाले क्या है, इंडिया वाले क्या कहते हैं, अगर इंडिया की बात करें तो हमारे देश में जो बल्ब बनाता है या जो सिरिंज बल्ब है उसकी बात करें तो मान लो कि हमारा जो बनाने का कॉस्ट है वो 100 रुपया है। कॉस्ट ही 100 रुपया है, हम लागत ही 100 रुपया, तो जाहिर सी बात है हम 100 से नीचे में तो बेचेंगे नहीं। हम भी 20 रुपया प्रॉफिट कमाना चाहते थे और मार्केट में 120 रुपया में बेचेंगे। मार्केट में उतारे 120 में, 120 रुपये में। अब आप एज अ कस्टमर मार्केट गए घूमने के लिए, दीपावली का सामान था, अवसर था, सारी चीज़ें खरीदनी थी, आपको घर को सजाना था, पूरे मार्केट में गए। आप देखें कि चाइना वाला मिल रहा है 80 रुपये में और इंडिया वाला मिल रहा है 120 में। आप कौन सा सामान प्रोडक्ट परचेस करोगे? जाहिर सी बात है आप कॉस्ट कम दे करके, आप कितने भी बड़े देशभक्त हो, जब मिडिल क्लास फैमिली की अगर बात करें या कितने भी बड़े देशभक्त की हम बात करें, जब पॉकेट पे बर्डन बढ़ता है तो हमेशा आप देखोगे कि हमारा बचत कहाँ है। आप जाओगे बोलोगे कि अच्छा 120 का है और ये 80 में ही मिल जा रहा है, तो हम 80 वाला ही परचेस कर लेंगे। तो यहाँ परचेस करके आ जाओगे, चाइना का 20 रुपये का प्रॉफिट और आपका सामान ऐसे ही पड़ा का पड़ा रह गया। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको कहेगा कि ठीक है, हम आपको बताएंगे लागत कैसे कम करो। अगर मान लो कि हम अपनी लागत को कम करने में सफल हो जाते हैं, हम जो अपनी लागत बना रहे हैं यानी कॉस्ट जो बनाने में लग रहा है 100 रुपया, अगर हम इसको घटा करके 40 रुपये तक कर दें, तो बताओ कि अब हम मार्केट में कितना में बेचेंगे? 20 रुपये के प्रॉफिट के साथ इसको बेचेंगे हम 60 रुपये में। ये भी 20 रुपया प्रॉफिट ले रहा है, अब हम भी 20 रुपये प्रॉफिट लेंगे। अब आप मार्केट जाओगे तो कौन सा सामान प्रोडक्ट परचेस करोगे? बोलोगे कि सर अब हम 60 रुपये वाला परचेस करेंगे। जाहिर सी बात है कम कॉस्ट है तो 60 वाला आप परचेस करोगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको यही सिखाएगा। अब तो आप इंडिया वाला माल बिक सकता है, अब तो आप चाइना से कंपटीशन कर सकते हो कि अब मेरा माल बिकेगा, मेरा सामान बिकेगा मार्केट में। तो यहाँ पर जो है कॉस्ट को कम करना कौन बताएगा? आपका कैलकुलेट करना कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगा। ये बिजनेस के रिजल्ट को नहीं बताएगा, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं बताएगा, बल्कि कॉस्ट के बारे में आपको बताएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट को कैसे मैनेज करें ये बताएगा। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? तो जो दोनों को डिसीजन मेकिंग में, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो तो वो आपका मदद करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कोई भी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा, अगर कोई डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है तो वो आपको सॉल्व करेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो 3 टाइप का आपका अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसे हम टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं या सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग भी इसे हम कहते हैं। तो आज तक अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया है वो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग हो गया, आपको समझ में आया, एडवांटेज पढ़ा दिया,
लिमिटेशन पढ़ा दिया एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाया। इन सब को आप अच्छे से देख लोगे, समझ लोगे, मेमोराइज करने की कोशिश करोगे सारी बात को, तब जाकर हम अगर स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ों को बताते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। अगर आप किसी भी चीज़ को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हो, स्किप करते हुए आगे बढ़ोगे, तो फिर बाद में जब हम किसी चीज़ को रिपीट करेंगे, पुरानी बातों को आपको बताएंगे, तो आपको याद नहीं आएगा। इसलिए बच्चे, आपका काम है कि सब चीज़ें, जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सबको समझो, उसके नोट्स को पढ़ो, बुक को पढ़ो, जहाँ से भी प्रॉब्लम है वहाँ से पूछो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।